हेलो स्टूडेंट्स, नौशाद लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम CPC 1908 की प्रैक्टिकल अप्रोच पर चर्चा करेंगे। जनरली हम लोगों का मानना यह रहता है कि जो सिविल प्रोसीजर कोड है ये बहुत कठिन सब्जेक्ट है और इसको कठिन मानते हुए हम इसको समझने का ज़्यादा कुछ प्रयास नहीं करते। लेकिन CPC को समझने के लिए इस पर आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच होना ज़रूरी है और इसको प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो CPC समझना बहुत आसान हो जाएगा। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कैसे CPC को हम आसान बनाएं, किस तरीके से CPC को पढ़ें। तो उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल से मैं बात शुरू करता हूं कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, A और B दो व्यक्ति हैं। A के स्वामित्व का एक प्लॉट है जो उसने रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट से परचेज किया था। अब A के टाइटल के स्वामित्व के इस प्लॉट पर B हस्तक्षेप करता है और A के टाइटल को चैलेंज करता है और A को उसके स्वामित्व के उस प्लॉट से बेदखल करने की धमकी देता है। अब जिस दिनांक को B ने A को बेदखल करने की धमकी दी है, उस दिनांक को A को B के खिलाफ सिविल कोर्ट में जाकर सिविल सूट फाइल करने का काज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि कोई भी दावा कोर्ट में तब संस्थित किया जाता है जब वादी को काज ऑफ एक्शन अराइज हो। तो जिस दिनांक को प्रतिवादी ने वादी को बेकब्जा करने की धमकी दी, उसके टाइटल को चैलेंज किया, उस दिनांक को जो वादी A है उसको प्रतिवादी B के खिलाफ काज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। अब काज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, सिविल कोर्ट जाना है। तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि क्या वो मामला जो सिविल कोर्ट में लेकर जा रहे हैं वो सिविल नेचर का मामला है कि नहीं है। तो ये डिसाइड करेंगे आप कि सिविल नेचर का मामला है कि नहीं है। तो इसके लिए CPC का सेक्शन 9 बताता है कि सिविल कोर्ट को हर एक सिविल नेचर के मामले को सुनने की अधिकारता होगी, सिवाय उन दशाओं के जहाँ के उसे अव्यक्त रूप से व्यवस्थित रूप से वर्जित किया गया हो, अव्यक्त रूप से व्यवस्थित रूप से किसी भी द्वारा वर्जित किया गया हो। तो न्यायालय को अगर वर्जित नहीं किया गया सिविल मामले सुनने के लिए सिविल कोर्ट को, तो वो सिविल मामले को सुन सकेगी, ट्राई कर सकेगी, उसमें निर्णय कर सकेगी। तो पहले तो ये निर्धारित किया जाएगा कि क्या वो मामला सिविल नेचर का मामला है। तो सिविल नेचर के मामले कौन कौन से होंगे उसके बारे में CPC के सेक्शन 9 में विस्तार से बताया गया है। अगर कमेंट्री आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 9 के जो कमेंट्री है उसमें ये चीज़ें मिल जाएंगी कि सिविल नेचर के सूट किस किस तरह कौन कौन से होते हैं। तो जनरली अगर अपन चर्चा करें कि जहाँ कोई संपत्ति संबंधी, अधिकार संबंधी, पद संबंधी अगर कोई विवाद है किसी मामले में तो वो सिविल नेचर का मामला होगा। संपत्ति संबंधी, अधिकार संबंधी, पद संबंधी अगर कोई मामला विवादित है तो ये मामला सिविल नेचर का मामला है। और अगर धन वसूली का मामला है, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से धन वसूल करने का अधिकार रखता है, तो ये भी सिविल नेचर का मामला है। अब देखिए, सिविल सूट दो तरह के होते हैं, एक तो A सूट होते हैं और दूसरे B सूट होते हैं। A कैटेगरी में वो वाले सूट्स आते हैं जिनमें संपत्ति संबंधी, अधिकार संबंधी, पद संबंधी अगर कोई विवाद हो तो ऐसे मामले A क्लॉज में आते हैं। और दूसरा धन वसूली संबंधी वाद हैं तो वो B सूट कहलाते हैं। तो दो तरह के दावे हैं सिविल मामलों में, एक तो A क्लॉज के सूट हैं और दूसरा B क्लॉज के सूट है।
अब जिस क्रम में न्यायालय में दावे आते हैं उस क्रम में संबंधित रजिस्टर में दर्ज कर दिए जाते हैं। अगर ए क्लास का सूट है तो वो ए क्लास वाले रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, अगर बी क्लास वाला सूट है तो वो बी क्लास वाले रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाएगा। अब ये दावा सूट जो है दर्ज होने से पहले की स्थितियाँ क्या है तो वो हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले बात आती है वाद के पक्षकार कौन होंगे। तो जनरली आप लोग सोच समझ सकते हैं इस बात को कि जिसको कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, जिसको न्यायालय में जाके दावा प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त हो गया, वो वादी है, और जिसके खिलाफ अधिकार प्राप्त हुआ है वो प्रतिवादी है। तो दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। किसी भी सिविल सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, जिसमें एक वादी दूसरा प्रतिवादी। अब ये हो सकता है कि एक से अधिक वादी हो सकते हैं, एक से अधिक प्रतिवादी हो सकते हैं। तो जहाँ उस संपत्ति के मालिक मान लीजिए एक से अधिक हैं, 1 2 3 व्यक्ति हैं, उनकी संपत्ति में, उनके स्वामित्व में, उनके कब्जे में हस्तक्षेप करने का जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है, जो व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं, वो एक से अधिक हो सकते हैं। तो जिन व्यक्तियों की संपत्ति है, जिनके अधिकार को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है, वो वादी के रूप में न्यायालय में आएंगे, और जिन व्यक्तियों ने इस तरह से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है, वो संपत्ति में दखलंदाजी करने का प्रयास किया है, वो प्रतिवादी के रूप में उस वाद में सम्मिलित किए जाएंगे। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली अगर देखें आप तो ये जो है वाद के पक्षकार हो गए। अब वाद के पक्षकार कौन होंगे, कौन वादी के रूप में जो है वाद पत्र में वर्णित किए जाएंगे और कौन प्रतिवादी के रूप में वर्णित किए जाएंगे, इसके बारे में आदेश 1 है। तो शुरुआत होती है वाद के पक्षकारों से। तो वाद के पक्षकार के बारे में प्रोविजन जो मिलेंगे वो आपको आदेश 1 में मिलेंगे। अब जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, इस कॉज ऑफ एक्शन के आधार पर कितने तरह के अनुतोष आप न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं, वादी प्राप्त कर सकता है। तो वाद की विरचना किस प्रकार करें कि मामले का पूरी तरह निराकरण हो जाए, जितने भी अनुतोष चाहिए उसके बारे में कोर्ट अपना जजमेंट सुना दे। तो इसके बारे में आदेश 2 में प्रोविजन दिए गए हैं। जो कॉज ऑफ एक्शन के आधार पर जितने रिलीफ प्राप्त करने के, अनुतोष प्राप्त करने के जो है अधिकार है वादी का, उन सबको एक वाद में समायोजित कर लेगा। उसमें जो है इसके प्रोविजन आदेश 2 में दिए गए हैं कि वाद की विरचना इस प्रकार की जाएगी कि मामले का अंतिम रूप से निपटारा हो जाए और सभी अनुतोष उसमें शामिल हो जाए। और अगर इस तरह से उस कॉज ऑफ एक्शन के हिसाब से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार था वो छोड़ दिया है, बाद में उसी अनुतोष के लिए कॉज ऑफ एक्शन के आधार पर दावा लाना चाहे वादी, तो वादी दोबारा फर्दर सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता। ये बात भी आपको आदेश 2 में मिलेगी। तो कॉज ऑफ एक्शन के आधार पर रिलीफ प्राप्त करने का अधिकार आदेश 2 में मिल जाएगा। अब इसमें बात ये आती है कि इस दावे को विरचित करने के लिए, फ्रेम करने के लिए कौन कौन से नियमों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो वादपत्र और जवाब दावा दोनों के लिए सीपीसी का आदेश 6 जो है वो कॉमन है। ये प्लीडिंग के बारे में बात करता है, जनरल प्लीडिंग के बारे में बात करता है। आदेश 6 जो है जनरल प्लीडिंग के बारे में बात करता है, चाहे वो वादपत्र के लिए हो, प्रतिवादपत्र के लिए हो, कौन कौन से नियम अपनाए जाएंगे, सामान्य नियम के बारे में आदेश 6 बात करता है। और पर्टिकुलर सूट के बारे में कि एक दावे में कौन कौन सी विशिष्टियाँ होंगी, कौन कौन से पर्टिकुलर्स होंगे, किस तरह से जो है वाद की रचना की जाएगी, फ्रेमिंग ऑफ सूट कैसे होगी, उसके बारे में आदेश 7 में विस्तृत प्रोविजन दिए गए। आदेश 7 में वादपत्र के बारे में विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं और जवाब दावे के बारे में विस्तृत प्रावधान जो दिए गए हैं वो आदेश 8 में दिए गए। अब देखिए, दावा तैयार कर लिया गया, वादी की ओर से वादपत्र की तैयारी हो गई, विरचना हो गई। दावे की विरचना करने के पश्चात, वादपत्र की विरचना करने के पश्चात
अगला स्टेप ये है कि जब आपने ड्राफ्ट तैयार कर लिया तो अब इसको कोर्ट में इंस्टीट्यूट करना है। तो दावे को न्यायालय में कैसे संस्थित किया जाएगा इसके बारे में आपको धारा 26 और आदेश 4 में प्रोविजन मिल जाएंगे कि वाद पत्र 2 प्रतियों में होगा, शपथ पत्र द्वारा समर्थित होगा और न्यायालय के अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। वाद पत्र की विरचना करने में आदेश 6 और आदेश 7 के प्रावधानों का ध्यान रखा जाएगा। जहां तक संभव हो आदेश 6 और आदेश 7 के प्रावधान के अंतर्गत दावे को की विरचना की जाएगी। विरचना कर ली, विरचना करने के पश्चात कोर्ट में पेश करने चले गए। आप जब कोर्ट में पेश किया आपने, तो कोर्ट के ऑफिसर ने या कोर्ट के अधिकारी ने, न्यायालय ने आपका दावा ले लिया। दावा लेने के बाद जो जज है वो इस बारे में अपने समाधान करेगा कि क्या ये मामला इस कोर्ट के जुरिडिक्शन में है कि नहीं है, क्या इस मामले में प्रॉपर कोर्ट फीस का भुगतान किया गया है नहीं किया गया है, क्या प्रॉपर वैल्यूएशन किया गया है नहीं किया गया है। तो इसके संबंध में अपने रीडर को रिपोर्ट लगाने के लिए कहेगा। रीडर इसके बारे में रिपोर्ट लगाएगा और रीडर इस तरह की रिपोर्ट लगाता है कि कोर्ट को जुरिडिक्शन है, प्रॉपर वैल्यूएशन किया गया है, सफिशिएंट कोर्ट फीस का भुगतान किया गया है। तो फिर वो दावा आदेश 4 के अंतर्गत, आदेश 4 नियम 2 के अंतर्गत दर्ज कर दिया जाएगा। तो जब वो सम्यक रूप से प्रस्तुत कर दिया गया है तो फिर आदेश 4 नियम 2 के अंतर्गत संबंधित रजिस्टर में उसको दर्ज कर दिया जाएगा। तो यहाँ से इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हो गया, वाद का संस्थापन हो गया। अब वाद प्रस्तुत हो गया। वाद प्रस्तुत होने के पश्चात अगला स्टेप क्या आएगा कि न्यायालय प्रतिवादी को सम्मन जारी करेगी। प्रतिवादी को सम्मन जारी करने के बारे में आदेश 5 में प्रोविजन दिए गए हैं। जवाब दावा प्रस्तुत करने के लिए, विवादों को विरचना करने के लिए, मामले का अंतिम निपटारा करने के लिए, जिस पर्पज से भी है, अगर जो है प्रतिवादी को आहूत करना है, तलब करना है, तो उसके लिए आदेश 5 में विस्तृत प्रोविजन दिए गए हैं कि प्रतिवादी को सम्मन जारी कर किस तरह किया जाएगा, किस प्रकार प्रतिवादी पर सम्मन तामील किया जाएगा। सम्मन के तामील कराने के तरीके कौन कौन से होंगे, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, कोरियर के माध्यम से, या जो है ईमेल के, फैक्स संदेश के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जिसका 2002 में संशोधन से जोड़ा गया है सब माध्यम, उन माध्यमों से तामील कराई जाए या व्यक्तिगत तामील कराई जाए। अगर तामील से बच रहा है तो कैसे तामील कराई जाए। सब्स्टिट्यूटेंट सर्विस, अगर जो है प्रतिस्थापित तामील की बात आती है तो सब, अगर जो है प्रतिवादी तामील से बच रहा है तो प्रतिस्थापित तामील के बारे में वहाँ पर आदेश 5 नियम 20 में प्रोविजन दिए गए हैं। तो तामील के बारे में पूरे प्रोविजन जो दिए गए वो आदेश 5 में दिए गए। प्रतिवादी न्यायालय में हाजिर हो गया। हाजिर होने के बाद जवाब दावा उसको पेश करना है। तो जवाब दावे की विरचना करने में कौन कौन से नियम अपनाए जाएंगे वो आदेश 8 में मिलेगा। जवाब दावा पेश हो गया आदेश 8 के अंतर्गत। जवाब दावे के साथ साथ अगर प्रतिवादी को वादी के खिलाफ भी कोई काज ऑफ एक्शन अराइज हो गया है, उसको भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार है, तो वो काउंटर क्लेम फाइल कर सकता है। या वादी के खिलाफ कोई धनराशि का वादी का दावा है तो वादी के खिलाफ प्रतिवादी को भी धनराशि वसूल करने का अधिकार है। तो उसके बारे में आदेश 8 में नियम 6 और 6A में सेट ऑफ के बारे में और काउंटर क्लेम के बारे में प्रोविजन दिए गए हैं। अब जब दावा पेश हो गया और प्रतिवादी का जवाब दावा भी आ गया, इसके बाद पक्षकारों की उपस्थिति। तो पक्षकारों की उपस्थिति के बारे में आदेश 9 में प्रोविजन दिए गए हैं कि पक्षकार सुनवाई दिनांक को न्यायालय में हाजिर होंगे। अगर सुनवाई दिनांक को वादी प्रतिवादी हाजिर नहीं होते हैं तो उसके क्या परिणाम होंगे। वादी का वाद डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, प्रतिवादी के खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई कर दी जाएगी। वादी का वाद अगर डिसमिस हो गया है, डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट हो गया है, तो उसके लिए क्या अनुतोष है, वादी किस प्रकार आवेदन करके उसको रेस्टोर करा सकता है। प्रतिवादी के खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई हो गई, उसको कैसे अपास कर सकता है। प्रतिवादी के खिलाफ अगर एक्स पार्टी डिग्री पास हो गई तो वो एक्स पार्टी डिग्री को कैसे सेटिसाइड कर सकता है। इसके बारे में पूरे प्रोविजन आदेश 9 में मिल जाएंगे। आदेश 10 प्रारंभिक सुनवाई पर न्यायालय पक्षकारों से पूछताछ करेगा। डिनाइल, एडमिशंस, डिनाइल के बारे में बातचीत करेगा कि कौन कौन से तथ्य जो है वादी प्रतिवादी को आपस में एक दूसरे के स्वीकार हैं, कौन कौन से तथ्यों के बारे में वो डिनाइल करते हैं, और उनकी परीक्षा करेगा। और आदेश 10 में जो है प्रोविजन आए हैं कि वैकल्पिक विवाद का निराकरण, अगर समझौता होने की संभावना है
तो समझौता कराने का प्रयास करेगा। उसके बारे में धारा 89 जो है 89 है, वहाँ भी प्रोविजन दिए गए हैं कि पक्षकारों के बीच न्यायालय के बाहर समझौता कराने का कोर्ट प्रयास करेगा। और वो माध्यम दिए गए हैं कि जो मीडिएशन है, रिकॉन्सिलेशन है, लोक अदालत है, इन माध्यमों से कोर्ट जो है समझौता कराने का प्रयास करेगा। तो ये आदेश 10 में जो है 2 तरह के प्रोविजन आ गए, प्रारंभिक पूछताछ और समझौता कराने का प्रयास। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स में बात करते हैं कि दस्तावेजों को पेश कैसे किया जाएगा। तो दस्तावेज किस स्टेज पर कब तक पेश कर सकते हैं, वादी अपने दस्तावेज कब तक पेश कर सकता है, प्रतिवादी को जो है दस्तावेज पेश करने की स्टेज कहाँ तक की है, इसके बारे में आदेश 13 है। और आदेश 13 में ये बताया गया है कि जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए गए हैं क्या कोर्ट उनको एडमिट करता है, साक्ष्य में ग्राह्य करता है, ग्राह्य करने के बारे में क्या नियम होंगे, और ग्राह्य कर लिया गया तो उसके पृष्ठांकन कैसे होगा, वादी प्रतिवादी के दस्तावेजों की प्रस्तुतिकरण, उनका पृष्ठांकन और वापसी, इसके बारे में आदेश 13 में प्रोविजन मिलेंगे। अब अगला ऑर्डर जो ऑर्डर 14 है, ऑर्डर 14 में इश्यूज़ के बारे में आया है कि इश्यूज़ फ्रेम कैसे किए जाएंगे, कितने तरह के इश्यूज़ होते हैं, इश्यूज़ फ्रेम करने के लिए क्या मटेरियल होगा, वो सब ऑर्डर 14 में मिलेगा। ऑर्डर 15 प्रारंभिक सुनवाई पर वो है वाद का निराकरण, प्रथम सुनवाई पर वाद का निराकरण, मामले का निराकरण। तो जहाँ प्रतिवादी वादी के मामले को स्वीकार कर लेता है, कोर्ट मामले में डिग्री पारित कर देगी प्रथम सुनवाई में ही। और जहाँ कोर्ट को लगता है कि वादी और प्रतिवादी दोनों की एविडेंस प्रथम सुनवाई पर ही रिकॉर्ड की जा सकती है और फैसला किया जाता है, तो प्रथम सुनवाई पर जो है न्यायालय वादी प्रतिवादी दोनों की एविडेंस रिकॉर्ड कर लेगा और मामले का फैसला कर देगा। ये आदेश 15 में मिलेगा। फिर आदेश 16 है। आदेश 16 गवाहों को तलब करने के बारे में, जैसा आदेश 5 था कि प्रतिवादी को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किया जाना, इसी तरह से आदेश 16 जो है साक्षीगण को न्यायालय में हाजिर कराने के लिए सम्मन जारी कराया जाना। उनके खर्चे कैसे जमा होंगे, आदेश के खर्चे कैसे जमा होंगे, साक्षी को न्यायालय में हाजिर होने के लिए कौन कौन से व्यय देना पड़ेंगे, और अगर साक्षी न्यायालय में हाजिर नहीं होता है तो कोर्ट क्या कार्रवाई कर सकती है, कितनी सीमाओं तक साक्षी को कोर्ट बुला सकती है, इस सब के बारे में आदेश 16 में प्रोविजन दिए गए। अब कई बार ऐसा होता है कि जब वाद लंबित हो गया, प्रस्तुत हो गया, तो वाद प्रस्तुत होने में कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि उसमें एडजॉर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है, स्थगन की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कोई पक्षकार अचानक बीमार हो गया और गवाही में केस फिक्स था, जवाब दावे में केस फिक्स था, तो ऐसी परिस्थितियों में कि जब वो कार्रवाई नहीं कर सकता है तो स्थगन मांगेगा कोर्ट से। कितने स्थगन दिए जाएंगे, है ना, अधिकतम 3 अवसर दिए जाएंगे, वो चीज़ वहाँ पर आदेश 17 में आई है। और किन परिस्थितियों में स्थगन दिए जाएंगे कि जहाँ परिस्थितियाँ उस पक्षकार के नियंत्रण से पड़े हैं तो स्थगन दिया जाएगा। अगर पक्षकार का अधिवक्ता वकील प्लीडर जो है किसी अन्य न्यायालय में व्यस्त है या बीमार हो गया है तो क्या स्थगन देने के आधार होंगे, ये सब चीज़ें आदेश 17 में दिए गए हैं। और आदेश 17 में ये भी दिया गया है कि अगर कोई पार्टी, कोई गवाह मौजूद है, अपोजिट पार्टी का कोई विटनेस आया है, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करता है, कोई वकील क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करता है, तो इसमें उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। गवाह को डिस्चार्ज उन्मोचित कर सकती है न्यायालय, या क्रॉस एग्जामिनेशन के बिना उसको छोड़ देगी। इस सब के लिए आदेश 17 में प्रोविजन दिए गए। फिर आदेश 18 जो है गवाही के बारे में है। वादी और प्रतिवादी के साक्ष्य जो है ना, आरंभ करने का अधिकार किसका होगा और उसके फिर उत्तर देने का अधिकार किसका होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ जिस पक्षकार पर है, जिन इश्यूज़ को प्रूव करने के बारे में, वो अपनी एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे, है ना। उसमें वादी के जो वाद प्रश्न साबित करना है उसके बारे में वादी गवाही पेश करेगा। प्रतिवादी को जिन वाद प्रश्नों को साबित करना है उनके बारे में प्रतिवादी अपनी गवाही पेश करेगा। और गवाही पेश हो जाने के पश्चात, गवाही कंप्लीट हो जाने के पश्चात मामला क्लोज हो जाएगा और फिर बहस होगी, सुनवाई समाप्त हो जाएगी, बहस हो जाएगी। इसके बाद कोर्ट जजमेंट के लिए मामले को रिजर्व कर लेगी। तो जजमेंट के बारे में निर्णय जो है कब सुनाया जाएगा उसके बारे में आदेश 20 है कि सुनवाई समाप्त हो जाने के तुरंत पश्चात न्यायालय अपना निर्णय सुनाएगा। और तुरंत पश्चात निर्णय सुनाने में अगर किसी तरह से जो है असमर्थ है तो पश्चातवर्ती दिन की सूचना पक्षकार और प्लीडर को दी जाएगी। और मैक्सिमम टाइम जो है जजमेंट सुनाने का वहाँ पर पहले दिया 30 दिन के अंदर सुनाएगा। और कोई परिस्थितियाँ अलग हैं, विशेष परिस्थिति हैं, तो फिर 60 दिन के अंदर जो है जजमेंट सुनाया जाएगा। तो ये जजमेंट तक के जो जितने भी जो है ऑर्डर्स थे, जो प्रोविजन थे, हमने डिस्कस किए हैं। अब बाकी जजमेंट हो जाने के बाद जब निर्णय और डिग्री पारित हो गई, निर्णय और डिग्री पारित हो जाने के पश्चात निष्पादन कार्रवाई कैसे होगी, इसके बारे में चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो ये संक्षेप में हमने ऑर्डर्स को समझा
सीपीसी के प्रोविजन प्रक्रिया को समझा कि किस तरह से दावा संशोधित होगा, किस तरह से प्रतिवादी जवाब दावा पेश करेगा, किस तरह से उपस्थिति होगी। इसके बारे में हमने संक्षेप में प्रोविजन को समझ लिया है। और अब निष्पादन कार्रवाई कैसे की जाएगी, डिग्री पारित हो जाने के पश्चात निष्पादन कार्रवाई में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उसके लिए हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लोगों से निवेदन है कि हम इस तरह की और वीडियो बनाते रहें, आप तक पहुंचाते रहें, तो उसके लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कि ताकि हम आगे और भी वीडियो आप तक पहुंचा सकें। नमस्कार।